अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब जल्दी मेरी गाड़ी और अभी जी तो गाइस इंजन ऑयल वगैरह पहली टिप ये है कि करेंगे तो रास्ते में आपकी गाड़ी हीट अप हो सकती है। ओ माय जी गाइस कंपनी की तरफ से कॉल आ गई यहाँ से इराक में मूव कर। पाकिस्तानी की नज़र मेरी तरफ थी कि जो है वो पहले दिन से ही दुश्मन बन गए हुए थे जो, लेकिन मेरा अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ था आज कि जनाब सबके इंश्योरेंस फॉर्म जो है वो फिल करने हैं, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा जो है वो लगा। ऐसे ही मैंने दूसरा लगाया तो तीसरा सुराख ही नीचे से गायब हो गया। अब सारी दुनिया हंस रही है मेरे ऊपर। हथेली को उसने मेरे जख्मी कर दिया, जो है वो फेल लिख दिया। वो कहता है रजा क्या हुआ, और इतनी खूबसूरती से आपने काम किया है कि शट योर माउथ। तो ये थी दूसरी जगह जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों के सामने जिल्लत से बचाया। कैसे हमने वो ब्लास्ट देखे, बिल्डिंगें बम्बों से उड़ती हुई देखी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी चलते हैं सबसे पहले अपनी गाड़ी की तरफ। पहले उसका इंजन ऑयल वगैरह चेक करते हैं, फिर उसके बाद कोई आपको जो पार्ट सेकंड आपको सुनाना था इराक के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलें अपनी पहले गाड़ी की तरफ। ये आ गई है मेरी गाड़ी और अभी पहले इसका इंजन ऑयल वगैरह चेक करते हैं कि इसके इंजन ऑयल क्यों गाइस इंजन ऑयल चेक करना जो है वो गाड़ी का बड़ा ज़रूरी होता है। जी तो गाइस इंजन ऑयल वगैरह मैंने चेक कर लिया है। पहली टिप ये है कि अगर आपने गाड़ी रखी हुई है अपनी, तो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल हर सूरत में चेक करें सुबह के टाइम पे। आपकी गाड़ी नई है या पुरानी है ये मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कभी कभी ये होता है कि गाड़ी में पानी पूरा नहीं होता है, किसी वजह से गाड़ी में लीकेज हो सकती है। आप घर से निकलते हुए अगर आप इंजन ऑयल चेक नहीं करेंगे तो रास्ते में आपकी गाड़ी हीट अप हो सकती है और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है आप अपनी गाड़ी के फैन वगैरह चेक करें, आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल और फ्यूल वगैरह चेक करें। गाइस आपको मैंने बताया था ना कि जब तक चाय मुझे नहीं मिलती है मेरे दिमाग की खोपड़ी नहीं खुलती है। अब चाय आ चुकी है तो साथ में चाय पीते हैं और साथ में पार्क की तरफ निकलते हैं। वेदर की वजह से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है सामने से, शायद रोड का व्यू क्लियर नहीं है। ओह माय गॉड देखें गाइस यार, वेदर देखें यार, क्या बात है यार। आज तो ऐसे है जैसे यार हम मरी के अंदर घूम रहे हैं भाई। ये देखो यार यूएई के अंदर ऐसा वेदर। जी गाइस मैं पार्क में पहुंच चुका हूं और वेदर बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही आज मैं आ गया हूं। ये है जी गाइस मेरा ट्रैक जहां पे मुझे वॉक भी करनी है और आपके साथ बात भी करनी है। जी तो गाइस चलते हैं अभी वॉक का आगाज करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। कल मैंने आपके साथ जो अपना किस्सा शेयर किया था उसी का जो है वो दूसरा सीन मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब उस कंपनी में मेरा एज ए कारपेंटर मेरा सिलेक्शन हो गया तो कुछ दिन के बाद कंपनी की तरफ से कॉल आ गई कि आप हमारे ऑफिस में आ जाएं और अपनी ज्वाइनिंग वगैरह दे के तो कल से आपने हमारी वर्कशॉप में जाना है जहां पे हम आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे और फिर उसके बाद जो है वो सारे SOPs के मुताबिक हम आपको सारी चीज़ों में ट्रेन कर देंगे क्योंकि ये US आर्मी का काम है। और उसके बाद जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हैं और क्वालिटी और हर चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर हम आपको यहाँ से इराक में मूव कर देंगे। तो मैंने कहा कि चले ठीक है। ज्वाइनिंग देने के बाद जब हम उनकी वर्कशॉप में चले गए तो हर उधर पाकिस्तानी की नज़र मेरी तरफ थी कि यार हम सब तो कारपेंटर हैं ही, लेकिन ये बंदा कारपेंटर नहीं है, इसकी सैलरी जो है वो 350 क्यों लगा दी गई है। तो मेरे वो काफ़ी सारे लोग जो है वो पहले दिन से ही दुश्मन बन गए हुए थे जो उनकी जलालत उस वक़्त हुई थी। तो फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने वहाँ जाके एक नया शोशा छोड़ दिया लोगों ने। ये एक तो कारपेंटर नहीं है, दूसरा कंपनी की नज़रों में गिराना शुरू कर दिया। अब जनाब सब ने कह दिया कि जी सबके ट्रेड टेस्ट होंगे। अब 100 कारपेंटर था
और 300 लेबर्स थी। जब ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो गए, मैं नालायक स्टूडेंटों की तरह सबसे एंड के ऊपर खड़ा हो गया और मैं देखने लगा कि ये ट्रेड टेस्ट कैसे लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रेडीमेड फर्नीचर मंगवा लिया, उसका एक एक पार्ट जो है वो सबको देते थे, एक एक आदमी को, और वो किसी को कहते थे हिंजेस फिट करो, किसी को कहते थे इसके स्क्रू टाइट करके दिखाओ, किसी को कोई पार्ट दे देते थे, किसी को कोई पार्ट देते थे। जाहिर बात है, जो कारपेंटर होगा उसको तो बिल्कुल पता होगा कि कैसे उसको फिक्स करना है, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई नाव हाव नहीं थी। मैं सबसे एंड के ऊपर खड़ा हुआ था। अब एक एक बंदे को वो बुला रहे थे और उसका ट्रेड टेस्ट वो क्लियर करते जा रहे थे, और जैसे ही एक बंदे के ऊपर तकरीबन 15-20 मिनट लगते थे, तो फिर उसके बाद उसकी फाइनल सिलेक्शन होती थी कि ये बंदा सिलेक्ट है या पास है या फेल है, व्हाटएवर। अब मेरी बारी जो थी ना, उस हिसाब से वो मुझे लग रहा था कि मेरी बारी तो 2 दिन के बाद आएगी, क्योंकि मैं सबसे एंड पे खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे तो काम आता नहीं था, सीधी सी बात है। लेकिन मेरा अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ था। आगे जाके आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने मेरी वहाँ पे सिलेक्शन किस वजह से करवाई और मेरा रिस्क कौन से काम में लिखा हुआ था। अब मैं चूंकि आपको बता चुका हूँ कि मैं एंड के ऊपर खड़ा हुआ था। अब 1 बाय 1 एक एक बंदा जा रहा था, वो अपना ट्रेड टेस्ट दे रहा था। अब कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब सबके इंश्योरेंस फॉर्म जो है वो फिल करने हैं इराक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो जंग लगी हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि सबकी इंश्योरेंस होगी और उसके पेपर्स वगैरह डाटा वगैरह फिल होगा। तो जैसे ही पीछे एक नया बैच जो है वो बैठ गया मलवारियों का, इंडियंस लोगों का, तो उन्होंने फॉर्म फिल करने शुरू कर दिए। अब एक पाकिस्तानी का फॉर्म उन्होंने सबसे पहले फिल किया, तो उसके ऊपर कम अज कम भी एक बंदे के ऊपर उन्होंने 40 से 45 मिनट लगा दिए। क्यों? कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस के स्पेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मैं चूँकि मेरी स्पेल बिल्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी और इंग्लिश भी ठीक थी और लिखने में भी मतलब हैंड राइटिंग भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त था, तो मैं उनकी तरफ देखने लग गया कि यार ये तो फॉर्म फिल कर रहे हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम में है। तो मैंने क्या किया, मैं उस टीम के पास चला गया। मैंने कहा जी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप लिख सकते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए कि यार ये तो एक कारपेंटर है, और कारपेंटर जो है वो एक क्राफ्ट तो है, लेकिन उसको इतना वेल एजुकेटेड नहीं कह सकते कि ये कोई एजुकेटेड बंदा भी हो सकता है। तो मैंने फॉर्म पकड़ के लिखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी तो मैंने टका-टक एक एक बंदा आ रहा है 15 मिनट में, 10 मिनट में मैं फॉर्म फिल करके परे मार रहा हूँ। तो गाइस वो फॉर्म फिल करते हुए हमें तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लग गया। अब इतने में ही वो बंदों के ट्रेड टेस्ट भी हो रहे हैं और साथ में बंदे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं। तो मोस्टली लोग तो कारपेंटर ही थे, वो तो पास होते जा रहे थे, लेकिन मेरी टेंशन सबको खाई जा रही थी कि यार ये बंदा जो बैठा हुआ पीछे, इसका टेस्ट कब आएगा और कब ये बंदा जो है वो हमारी आंखों के सामने एक्सपोज होगा और कब इसकी जिल्लत हम देखेंगे। लेकिन मैं अपना काम करता रहा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, किसी को कोई आर्गूमेंट नहीं, किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मैं चुप करके अपना काम करता रहा। अब मैंने तकरीबन सारे के सारे फार्म उनके तीसरे दिन में, हाफ डे में सारे के सारे फार्म उनके फिल हो गए। अब इतने में मेरी बारी भी आ गई। उन्होंने मुझे हिंजीज लगाने के लिए अलमारी का एक ना पार्ट दे दिया, कहते कि आप हिंजीज लगाओ। अब हर बंदा जो है वो मेरी तरफ देख रहा है कि यार ये बंदा जो है वो एक्सपोज होना चाहिए, बाकी छोड़ें, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। मैंने एक ड्रिल ले ली, वो स्क्रू टाइट करने वाली और ओपन करने वाली जो वो मैंने ले ली। उसके बाद जो है वो मैं निकल गया अपने मिशन की तरफ। मैंने उसका, आपको पता है कि ये जो रेडीमेड फर्नीचर होता है उसके जो हिंजेस फिट करते हैं, जिस जगह पे करते हैं उसके नीचे जहाँ पे स्क्रू टाइट करते हैं 3 स्क्रू टाइट करने होते हैं, और उसके नीचे छोटे छोटे निशान लगे होते हैं कि जहाँ पे हमने स्क्रू हिंजेस रख के स्क्रू टाइट करने होते हैं। मैंने उसके ऊपर वो रखने के बाद मैंने स्क्रू को टाइट किया तो वो थोड़ा सा टेढ़ा जो है वो लगा। अब वो टेढ़ा लगने के बाद मैंने सोचा कि अगले स्क्रू में मैं इसको कवर कर लूंगा। जब मैंने अगला लगाया तो वो और भी थोड़ा टेढ़ा लग गया, क्योंकि मुझे तो स्क्रू टाइट करने ही नहीं आते थे। जैसे ही मैंने दूसरा लगाया तो तीसरा सुराख ही नीचे से गायब हो गया। तो मैं सर पकड़ के बैठ के कि अब मैं क्या करूं। अब मुझे ये भी पता नहीं था कि ये जो स्क्रू ड्राइवर या ड्रिल मेरे हाथ में है,
ये उल्टी साइड पे भी घूमती है उसको ओपन करने के लिए। मैं बड़ा परेशान हो गया। अब मैंने उनको कह दिया कि यार ये ड्रिल ठीक नहीं है, मुझे स्क्रू ड्राइवर आप दे दें। उन्होंने मुझे एक स्क्रू ड्राइवर दिया। अब सारी दुनिया हंस रही है मेरे ऊपर, दांत निकाल रहे हैं। खैर मैंने स्क्रू ड्राइवर लेके जैसे ही मैंने वो स्क्रू ओपन करने की कोशिश की तो मेरे हाथ बड़े नरम थे, तो मेरे हाथों के ऊपर उसी वक्त वो स्क्रू ड्राइवर स्लिप किया और हथेली को उसने मेरे जख्मी कर दिया। तो उसी टाइम उनका एक बंदा आया, उसने बोला भाई आप से नहीं होगा, आप छोड़ दें इसको। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मेरे ट्रेड टेस्ट के सामने जो है वो फेल लिख दिया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, सारी दुनिया मेरे ऊपर हंस रही थी। तो मैं वहाँ से जो है वो चलते चलाते जो उनकी वर्कशॉप थी उसकी बैक साइड पे एक बेंच पड़ा हुआ था, मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। तो कहे जैसे ही मैं उस बेंच के ऊपर बैठा तो आप यकीन करें मैंने अपने अल्लाह से बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा या अल्लाह, एक काम मिला है, तूने सिलेक्शन भी करा दी, तूने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब इस जगह पे आके मैं बड़ा हर्ट हो गया हूँ, बड़ा अलोन फील कर रहा हूँ कि मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। तो अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि काम की वजह से तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। उनका एक फोरमैन था, उसका नाम था, एक रॉय था, एक जोनी था, जो मेरे साथ फॉर्म फिलिंग में भी बैठे हुए थे और आके लुक आफ्टर भी कर रहे थे, चीज़ें भी देख रहे थे। तो वो आया जल्दी जल्दी में और उसने मेरा पूछा कि रज़ा किधर है। तो सब ने कहा कि और वो तो फेल हो गया, वो तो यहीं पे था, चला गया शायद, ये है वो है। उसने बोला कि यार मुझे रज़ा से मिलना है, आप मुझे बताओ वो है किधर। खैर वो मुझे ढूंढते हुए वो उस बेंच पे आ गया जहाँ पे मैं अकेला बैठा हुआ था। तो मेरे साथ हुआ कि ऐसे बैठा, मेरे कंधे पे उसने हाथ रख लिया। वो कहता है रज़ा क्या हुआ। मैंने कहा सर आपको पता है कि मैं कारपेंटर नहीं हूँ, मैं तो ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मेरे पास तो काम नहीं था, तो मैं तो कंपनी में इस तरह इंटरव्यू दे के तो मैं अपने काम के लिए आ गया, मतलब मुझे काम मिल जाएगा। तो मुझे कहता तो प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा कि उन्होंने तो मुझे ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिया। तो उसने कहा तो अब फिर इसके बाद क्या होगा। मैंने कहा इसके बाद ये होगा कि मेरी जॉब जो है वो चली जाएगी, मुझे ये काम नहीं मिलेगा। तो उसने मुझे पकड़ के उठाया, साथ में गले लगाया और मैं उसकी उस मोहब्बत को आज भी याद करता हूँ कि जिस तरीके के साथ उसने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया। उसने मुझे कहा कि यार इंसान के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो एक कारपेंटर होगा तो वो चला जाएगा कि हम कोई मैनेजमेंट में बंदा नहीं लेके जा सकते। आप मेरे साथ चलो, आपका ट्रेड टेस्ट मैं अभी पास करूँगा, किसी की जरूरत नहीं है कि वो आपको जाने से रोक सके, आपको मैं लेके जाऊँगा। अभी आपके साथ मेरी रेफरेंस शामिल हो गया। 2 दिन में आपने 2.5 दिन में हमारा इतना काम कवर करा दिया है और इतनी खूबसूरती से आपने काम किया है कि मतलब हम तो कह रहे थे कि यार शायद अगर आप ना होते तो हमारे पास क्या ऐसा सोच था कि हम इसको फिल कर सकते। जिस तरह ये पाकिस्तानी थे, इनका डाटा था, इनका सारा कुछ था, तो हमारे पास आपसे काम करवाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो मेरे साथ मुझे खींच के ले आया, साथ में चलते चलते मैं आया, मैं रोने सा लग गया, पैनिक हो गया। तो उसने मुझे बड़ी हौसला अफजाई मेरी की और फिर जो है वो मुझे लेके उधर आ गया जहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे। और उसने गाइस बड़ा स्ट्रिक्टली सबको ये कह दिया कि शट योर माउथ, कोई बंदा बात नहीं करेगा। अगर किसी बंदे ने कोई बात की इसके बारे में कि ये कारपेंटर नहीं है, फलां नहीं है, मैं उसको उसी टाइम टर्मिनेट करूंगा। इसको तो मैंने साथ लेके जाना है क्योंकि मेरा अब इसके साथ हो गया कमिटमेंट, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। लेकिन आप में से अगर कोई मुझे बंदा ड्रॉप करना पड़ा तो मैं बंदा जरूर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये थी दूसरी जगह जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों के सामने जिल्लत से बचाया। तो गाइज मुझे लोगों के तमाशबीनियाँ करने की आदत नहीं है। मुझे किसी की परेशानी को देख के अपनी परेशानियाँ नज़र आती हैं, मुझे किसी के दुख देख के अपने दुख नज़र आते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था आप लोगों के लिए कि गाइज लोगों का तमाशा बनाना छोड़ दें, लोगों की तमाशबीनी छोड़ दें। लोग किस हालात से गुजर रहे हैं उसको देख के उसके गम में शरीक हो जाया करें, लेकिन किसी को हर्ट नहीं किया करें। ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात होती है। उसके बाद मैं इराक गया, क्या हुआ इराक के अंदर जाके क्या हुआ, कैसे हमने वो ब्लास्ट देखे, कैसे मैंने अपनी आंखों के सामने बिल्डिंगें बम्बों से उड़ती हुई देखी और कैंप के अंदर हमारी कैसी ज़िंदगी थी, ये अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं अपनी बाकी वॉक कंप्लीट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस व्लॉग को वहाँ पे जाके
कवर करते हैं, क्लोज करते हैं।